तो आज हमारे साथ गिरीश जयंतीलाल शाह जी हैं जो मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि वो ये संस्था से कब से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन। 2001 में मेरे गुरुदेव परम तारक पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज की प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई। संस्था का मूलतः उद्देश्य ये था, जल, जंगल, जमीन, जनावर, ये 4 ज के आधार पे जन मतलब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ परिवारजनों के जीवन में सुखाकारी आए, इस हेतु से इस संस्था की स्थापना हुई। संस्था का मूल उद्देश्य भारत के हर गांव को गोकुल गांव बनाने का है, हर गांव को सेल्फ सस्टेन स्वावलंबी बनाने का है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए मूलतः हर गांव को स्वावलंबी होना पड़ेगा। गांव की जल स्रोत को सुरक्षित करना होगा, बारिश के हर बूंद को बचाना पड़ेगा। भारत के हर गांव के गौचर, जिसको कहते हैं गायरान कहते हैं, ओरण कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं, इसको सुरक्षित करना होगा, इसको शुद्ध करना होगा और पूरे गांव के अबोल जीव पशुधन को मुक्त रूप से चरने की एक सुंदर व्यवस्था करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी को तो जन्म लिया, लेकिन गोपाष्टमी के दिन खुले पांव गाय को चराने जंगल में ले गए। क्या होता है ये गोपाष्टमी, क्या है? दिवाली के 8 दिन के बाद जब पूरा बारिश पूरी तरह से रुक गया और गौचर में, ओरण में, गायरान में अच्छा चारा उग गया, तो पूरी गौ माता को लेके वो खुद चराने ले गए। उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि गाय को चराने ग्वालिया मतलब कृष्ण भगवान खुद चराने ले गए। तो हम देखते हैं कि एक एक गांव को 4 चीजों से समृद्ध करना पड़ेगा। प्रथम, वर्षा जल, बारिश के पानी को सुरक्षित करना। गांव में बारिश के पानी को सुरक्षित कैसे किया जाए? बारिश का हर बूंद गांव के नदी में, नाले में, तालाब में सुरक्षित हो जाए। 75 साल की परंपरा देश के आजादी के बाद की, इस विषय को दुर्लक्षित हुआ है। गांव के तालाबों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, कहीं अतिक्रमण हुए, कहीं उसमें मिट्टी भर गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने ये विषय को उठाया कि हर जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर बनने चाहिए। मैं तो कहता हूं हर गांव में जो पुरानी व्यवस्थाएं है उसको वापस सुरक्षित करनी चाहिए। 6.5 लाख गांव भारत के हैं, तो हर गांव में कम से कम 8 दिशा के 8 तालाब है। कहीं नदियों की परंपरा है, कहीं नाले की परंपरा है। नई कोई व्यवस्था न भी करे तो उस व्यवस्था को मूलतः उसकी मूल व्यवस्था पे शुद्ध करे। उसमें मिट्टी भर गई हो तो उस मिट्टी को निकाल के अपने खेतों में ले जाए, बंजर जमीन पे ले जाए, ताकि पानी का हर बूंद जो उस गांव में गिर रहा है वो सुरक्षित हो जाए। और नाले के माध्यम से यदि पानी अतिरिक्त हो गया, कहीं पानी ज्यादा भी गिर गया, तो पानी आगे के गांव तक नाले के माध्यम से या नदी के माध्यम से आगे चले। तो इस तरह से पिछले लगातार 22 साल से समस्त महाजन काम कर रहा है। अभी तक 850 तालाबों का जीर्णोद्धार समस्त महाजन के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम लोग कर चुके हैं। तो एक तो विषय ये हो गया पानी का। पानी के साथ साथ जल ही तो जीवन है। आगे का विश्व युद्ध हम ये सुनते हैं कि पानी के लिए आएगा। मैं तो कहता हूं ये विश्व युद्ध आना ही नहीं चाहिए। भारत की प्रजा जागरूक हो जाए और अपने अपने गांव के पानी के स्रोतों की व्यवस्था अच्छी कर दे। हम बोर से पानी खींचते हैं तो हम 250, 300, 500 फुट का पानी बाहर निकाल लेते हैं, जो कि हमारी धरती माता को भी समस्या होती है। इसलिए पूरे भारत के सभी 6.5 लाख गांव के सरपंचों से निवेदन है, 140 करोड़ परिवारजनों से निवेदन है कि अभी अपने पास 6 महीने का समय है। अपने अपने गांव के पानी के स्रोत, जो मूल स्रोत है, उसको शुद्ध करे, सुरक्षित करे, सफाई करे। और
कुएं की भी सफाई करे, तो पानी जो रिचार्ज होगा, जमीन में उतरेगा, वो कुएं के माध्यम से फिल्टर होके बाहर आएगा और अपने खेतों को भी समृद्ध करेगा। तो ये हो गई जल की व्यवस्था। उसके बाद आती है जमीन की व्यवस्था। तो जो नदी नाले में से जो कुछ मिट्टी हमने निकाली, बहुत ही एनरिच्ड, जल और जमीन दो बात हो गई। अब बात आती है जंगल की। तो मैं ये देखता हूँ कि वन विभाग ने 75 साल में जितने वृक्ष लगाए, यदि ये कागज पे लगाए गए आंकड़ों की संख्या यदि जमीन पे हो जाती तो शायद आदमी को खड़े रहने की जगह न होती। और हम वृक्ष भी दुनिया भर से ढूंढ के लाए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मतलब बबुल लाए, सुबबुल लाए, पता नहीं कौन से वृक्ष दुनिया भर से ढूंढ के लाए। क्या हमारे देश में वृक्षों की परंपरा नहीं है? बहुत पवित्र परंपरा है। मृगायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, इतने अच्छे अच्छे हमारे वृक्षों की व्याख्याएं हैं। आप देख लीजिए, बरगद, पीपल, नीम, आम, इमली, ये 5 प्रकार के पंचवटी वृक्ष है। भारत के कोई भी गांव के कोई भी कोने में 5 वृक्ष होते हैं, रहते भी है। 500 साल की इनकी आयु है। एक झाड़ पे कम से कम 100-200 पक्षी बैठते हैं। इससे पूरा पर्यावरण, इकोलॉजी सुधर जाती है। इस वृक्ष के इतनी स्ट्रांगनेस होती है कि इसको 3-5 साल संभालने के बाद वो 500 साल अपना जीवन निकाल लेते हैं। उसके साथ है बेलपत्र, औदुंबर, जामुन, समी, इस प्रकार के वृक्ष जिसको पानी से भी कनेक्शन है, सब फलाऊ वृक्ष है। उसके साथ अर्जुन, कदम, करंज, तो 12 प्रकार के देसी वृक्ष हर गांव में होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक गांव में कम से कम 4000 देसी वृक्ष होने चाहिए। हर वृक्ष पे 100 पक्षी का भी हिसाब लगाए तो 4 लाख पक्षियों का निवारा उस 4000 वृक्षों पे होगा। 4000 क्यों? औसतन भारत में हर गांव में 3 से 4000 की जनसंख्या है। तो एक माथा गिने एक वृक्ष, इस हिसाब से गांव में 4000 वृक्ष चाहिए। और ये वृक्ष कोई किसी जंगल खाते को जमीन देने से या गौचर की जमीन का कब्जा करने से नहीं करे। इसके बजाय गांव के रास्तों के दोनों तरफ, गौचर की बाउंड्री पे, फिर वेस्टलैंड जिसको बोलते हैं पड़तर पे, तालाब के किनारे पे, ऐसे बाउंड्री से, और कई जगह पे क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब 108 बरगद का एक पूरा क्लस्टर बनाया है, 108 पीपल, ये पीपल ही ऑक्सीजन देगा। तो इस प्रकार से देशी वृक्षों का वृक्षारोपण हर गांव में होना चाहिए। भारत सरकार के वन विभाग ने हमें वृक्ष मित्र अवार्ड भी दिया है 2005 में, क्योंकि देसी वृक्षों को लगा के 3 साल उसकी संभाल करके उसको बड़े किए हमने। तो मैं पूरे भारत के सभी गांवों को यही निवेदन करूंगा, इस सुदर्शन चैनल के आदरणीय सुरेश जी चौहान की इस पवित्र परंपरा के कार्य के माध्यम से, कि आप पूरे भारत के 140 करोड़ प्रजाजनों को यही विनंती है कि तैयारी करें और अगले 1 साल में हर गांव में 4000 देसी वृक्ष, 12 प्रकार के, 12 क्यों? 12 महीने हैं, 12 अपने जो हर महीने के एक एक वृक्ष को भी गिने तो 12 वृक्ष, मतलब एक गांव में 4000 वृक्ष, ये 12 प्रकार के वृक्ष लगाए। नाम रिपीट करता हूँ, बरगद, नीम, पीपल, आम, इमली, फिर समी, बिलीपत्र, औदुंबर, जामुन 9, कदम, करंज, अर्जुन 12। तो ये वृक्षों से पर्यावरण सुधरेगा, ये वृक्षों से बहुत अच्छी तरह से पक्षियों का निवारा होगा, तो जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, प्रदूषण भी दूर होगा। तो इस तरह से वृक्षारोपण का कार्य करें। जी गिरीश जी, जैसा कि आप बता रहे कि किस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करता है और क्या क्या लाभ होते हैं पेड़ के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जो मेरे दर्शक हैं ये जानना चाहेंगे कि इस संस्था की शुरुआत कब से हुई? तो संस्था की शुरुआत 2001 में स्थापना, मैं स्थापक ट्रस्टी हूँ, मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, और 2001 से हमने ये पूरा एक हमारा एक फोकस है, हमारा टारगेट है, और उसी टारगेट पे हम 2001 से काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि भारत का हर गांव स्वावलंबी बने। इस तरह से ये काम चालू है। तो हमने बात की जल, जमीन, जंगल, अभी आते हैं जानवर, मतलब पशुधन, गोधन, गजधन,
इस तरह से हमारे यहाँ सबसे पहले गोधन को कहा है, गाय को धन माना गया है, पशु को धन माना गया है। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु उतना वो धनवान, ऐसा माना गया है। तो अब ये आप कहेंगे कि भाई पशु लाएंगे तो उसका चारे का खर्चा, उसका पानी का खर्चा। तो यहाँ पे आती है बात कि यदि गांव में बारिश का जल पर्याप्त है, गांव में गौचर की भूमि पर्याप्त है, गांव में पर्याप्त वृक्ष है, तो गौ माता को चराने के लिए पर्याप्त जमीन हो गई, तो चारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और धन्यवाद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरा मिलेट ईयर घोषित किया 2023 को। तो हमें पता चला कि श्री अन्न, जाड़ा धान क्या है। तो मिलेट ईयर मतलब ज्वार, बाजरी, मकाई, रागी, ऐसे कई प्रकार के हमारे धान्य। आज तक हम 75 साल में डिपेंडेंट हो गए गेहूं पे और सिर्फ चावल पे, जिसका चारा आता है 1 फुट 1.5 फुट, उसको भी पराली की तरह जलाया जाता है और उससे बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। जबकि ज्वार, बाजरी, मकाई, रागी हर प्रदेश के अलग अलग खुद के धान हैं। उस धान को यदि हम वापिस बोते हैं तो एक तो उसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम है, और वो रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। और उसमें अनाज के साथ में 8 फुट 10 फुट का चारा भी आता है, जो हमारे पशुधन को खिलाने में काम आता है, गोधन को खिलाने में काम आता है। और गांव में यदि 3-4-5 हज़ार पशुधन है तो आप समझिए कि 4 से 5 हज़ार पशु का रोज का एवरेज 5 किलो गोबर गिने, 5 लीटर गोमूत्र गिने तो 25,000 किलो गोबर आता है। औसतन गांव में भारत के 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन होती है, जो कि अनाज पकाने के लिए खेती की ज़मीन। भारत में 7.5 करोड़ मोटा मोट किसान हैं, लेकिन पशुपालक 8.5 करोड़ है। तो इस 8.5 करोड़ पशुपालक, खेती और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक है। तो इस गोबर के माध्यम से पूरे गांव में प्राकृतिक खेती होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गोमूत्र का छिड़काव करो और उस गांव को बाहर से कहीं से अनाज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी चारे से गोधन बच जाएगा तो उससे दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ सब मिलेगा। गांव के सभी लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और स्वास्थ्य सुधरने से दवाइयों की भी ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि दुआ ली है गौ माता की, तो दुआ से दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, आर्थिक समस्याएं कम होगी। जी गिरीश जी, जैसा कि आपने बताया कि इस संस्था से मतलब जिस तरीके से समाज को किस तरीके का लाभ मिलेगा, वहीं ये जानना चाहती हूँ कि इस संस्था से अगर किसी को जुड़ना हो तो जैसे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? संस्था के साथ बिल्कुल जुड़िए, सबका स्वागत है। जुड़ेंगे, आप अपने गांव में काम शुरू करिए। मैंने मॉडल तो बता दिया, डिज़ाइन बता दी, बस आप काम करो, यही संस्था का जुड़ाव है। बात आती है भाई ये काम करने से हमारा युवा धन कैसे जुड़ेगा, उसको क्या मिलेगा। 15, 20, 25 हज़ार की वाइट कॉलर नौकरी शहरों में जाके करे, उसके जगह पे हमारा युवा धन यदि गांव में रुकता है, 10 गौ माता, 5 एकड़ ज़मीन, तो मैं दावा करता हूँ कि अपने गांव में वो महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा, शांति का जीवन जिएगा। कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन हर व्यक्ति, आज भी जैसे 7.5 करोड़ और 8.5 करोड़ किसान और पशुपालक गिनो तो 15 से 16 करोड़ लोग, मतलब मोटा मोट 70 से 80 करोड़ लोग तो इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, मेरा तो सबसे यही है प्रार्थना कि आप अपने गांव में वापस आइए, अपने गांव को सुधारिए, अपने गांव के जल, जंगल, जमीन, जानवर की सुरक्षा करिए, तो जन की मतलब आदमी की सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। भारत देश अगले 5 साल में विश्व के नंबर 1 पे लाना ही है। इस सब में सुदर्शन चैनल के माध्यम से सभी दर्शक, पूरे भारत के 140 करोड़ परिवारजनों को मेरा नम्र निवेदन है, अपना हाथ जगन्नाथ, हम साथ मिलते हैं, अपने गांव को सुधारते हैं और अपने गांव के माध्यम से अपने गांव को पर्यावरण से
इतना सुंदर बनाते हैं कि हमारा गांव सेल्फ सस्टेन, आर्थिक समृद्ध हो जाए और देश की इकोनॉमी में बहुत बढ़ोतरी करे। तो ये हमारे साथ गिरीश जयंतीलाल शाह जी हैं, जिन्होंने बताया कि जो इनकी जो संस्था है किस तरीके से काम करती है, या ये संस्था से कैसे लाभ मिलेगा, या जो हमारे युवा पीढ़ी है इस संस्था से कैसे जुड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं ज्योति यादव।